नमस्कार, मैं सरोज कुमार। द सभा में एक बार फिर से सभी का स्वागत है। मित्रों, अडानी मामले पर हिंडनबर्ग की दूसरी रिपोर्ट आने के बाद इस मामले ने एक बार फिर से तूल पकड़ लिया है। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए पूरे देश में एक साथ आंदोलन की घोषणा कर दी है। हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट की खास बात यह है कि इस बार उसने उस संस्था की प्रमुख को ही इस मामले में संलिप्त करार दे दिया है, जिस संस्था को अडानी मामले की जांच की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट ने सौंपी थी। ये मामला बहुत गंभीर है क्योंकि ये देश से जुड़ा हुआ है। इसमें हमारा, आपका और हर किसी का हित जुड़ा हुआ है। इसलिए इस मामले के बारे में जानना हर किसी के लिए आवश्यक है। मगर ये मामला इतना जटिल है, इतना तकनीकी है, इसमें इतनी सारी तारीखें, इतने सारे आंकड़े, इतने सारे तकनीकी शब्दावलियां हैं कि हर किसी के पल्ले ये पड़ता नहीं। खास तौर से सामान्य लोगों के सिर के ऊपर से ये मामला निकल जाता है। इसलिए हमने तय किया है कि इस मामले में जो भी जटिलताएं हैं उसको किनारे रखकर एक कहानी के रूप में इसे प्रस्तुत किया जाए, ताकि सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी इस मामले को ठीक ठीक जान जाए। होता दरअसल ये है कि जब किसी मामले में बहुत सारे आंकड़े, बहुत सारी तारीखें, बहुत सारे तकनीकी शब्द, बहुत सारे घटनाक्रम होते हैं तो सबको एक साथ दिमाग में रख पाना बहुत कठिन हो जाता है। और जब तक इन सारी चीज़ों को एक साथ दिमाग में रखेंगे नहीं, तब तक पूरी कहानी समझ में आएगी नहीं। और यही वजह है कि तमाम सारे लोग ऐसे हैं जो आज तक नहीं जान पाए हैं कि अडानी का ये मामला है क्या, जिसे लेकर इतने लंबे समय से हंगामा मचा हुआ है। तो अडानी मामले की आज जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं, इसमें न तो आंकड़े होंगे, न तो तारीखें होंगी, न तो बहुत सारे तकनीकी शब्द होंगे। आसान भाषा में, आसान शब्दों में हम इस पूरी कहानी को कहने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अडानी मामले की कहानी। तो कहानी से पहले कहानी के पात्रों से परिचित हो लीजिए। तो इस कहानी के सबसे प्रमुख पात्र हैं अडानी समूह और उसके मुखिया गौतम अडानी। अडानी समूह और गौतम अडानी को आप अच्छी तरह से जानते हैं। देश का एक बहुत बड़ा औद्योगिक समूह है और ख़ास तौर से जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से इस समूह ने दिन दूना रात चौगुना तरक्की की है। कहानी का दूसरा प्रमुख किरदार है शेयर बाजार की शीर्ष नियामक संस्था भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड और उसकी मुखिया माधवीपुरी बुच। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड को अंग्रेजी में शॉर्ट में सेबी कहते हैं, यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये संस्था संवैधानिक है, स्वतंत्र है और शेयर बाजार पर नज़र रखने की इसकी जिम्मेदारी है। तो इस कहानी का तीसरा प्रमुख किरदार है हिंडनबर्ग रिसर्च। हिंडनबर्ग रिसर्च अमेरिका की एक शॉर्ट सेलर फर्म है। हिंडनबर्ग खास तौर से दुनिया भर के कॉरपोरेट समूहों में होने वाली वित्तीय अनियमितताओं पर नज़र रखती है और अगर कहीं किसी तरह की वित्तीय अनियमितता हो रही है तो उसकी अपने स्तर से जांच करती है और उसका खुलासा करती है। जाहिर है, जिस कॉरपोरेट समूह में वित्तीय अनियमितता का खुलासा होता है तो उसके शेयर धड़ाम हो जाते हैं और फिर उन शेयरों को कम कीमत पर खरीदकर ऊंचे दामों में बेचकर ये कंपनी मुनाफा कमा लेती है। और अब तक इस कंपनी ने दुनिया भर के कई सारे कॉरपोरेट समूहों की वित्तीय अनियमितताओं को उजागर कर भारी मुनाफा कमाया है। अब उसने अडानी समूह को निशाने पर लिया हुआ है। इस कहानी में चौथा प्रमुख किरदार है भारत सरकार और उसके मुखिया नरेंद्र मोदी। जैसा कि आप जानते हैं, अडानी समूह का मौजूदा सरकार से काफ़ी करीबी रिश्ता है और ख़ास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। और यही वजह है कि विपक्ष, खास तौर से कांग्रेस, इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रहा है। तो इस कहानी में पांचवा और अंतिम किरदार हैं भारत की विपक्षी पार्टियां, जो कि इस मामले की जांच के लिए जेपीसी गठन की मांग सरकार से कर रही हैं। तो ये रहे कहानी के किरदार और अब सुनिए अडानी मामले की कहानी। तो दरअसल जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी समूह पर एक रिपोर्ट जारी की। उस रिपोर्ट में हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया कि अडानी समूह ने अपनी कंपनियों के शेयरों में अनियमितता की है और वो अनियमितता निवेशकों के साथ धोखा है, जो कि कानूनन अपराध है।
अब अडानी समूह ने शेयरों में कैसे अनियमितता की, इसकी कहानी अपने आप में दिलचस्प है। तो दरअसल अडानी समूह के मुखिया गौतम अडानी के एक बड़े भाई हैं जिनका नाम है विनोद अडानी। विनोद अडानी अडानी समूह में एक डायरेक्टर हैं। हालांकि जब हिंडनबर्ग की पहली रिपोर्ट आई थी तब अडानी समूह ने विनोद अडानी के साथ किसी भी तरह का संबंध होने से साफ साफ इनकार कर दिया था। मगर चंद दिनों के भीतर ही इस बात के सबूत सामने आ गए कि विनोद अडानी अडानी समूह में बतौर डायरेक्टर मौजूद हैं। तो विनोद अडानी ने साइप्रस की नागरिकता ले रखी है, दुबई में रहते हैं और विदेशों में ही कारोबार करते हैं। और इसी विनोद अडानी ने मॉरिशस और बरमुडा जैसी जगहों पर बेनामी फंड में भागीदारी कर रखी है और उन्हीं बेनामी फंड से अडानी समूह के शेयर खरीदे गए, अडानी समूह में पैसे निवेश किए गए। अब चूंकि विनोद अडानी अडानी समूह में एक डायरेक्टर हैं और ऐसे में अगर जिस फंड में उनकी भागीदारी है और उस फंड से अडानी समूह में निवेश किए जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि अडानी समूह अपने ही पैसे से अपनी ही कंपनियों के शेयर खरीद रहा है, जो कि कानूनन अपराध है। तो जब अडानी समूह की कंपनियों में देश के बाहर से निवेश आने लगे, कंपनियों के शेयर खरीदे जाने लगे, तो कंपनियों के शेयरों की कीमत बढ़ने लगी। जैसा कि आप जानते हैं, ये बाजार का सामान्य नियम है कि जिस भी वस्तु की खरीदारी ज़्यादा होने लगती है, ग्राहक ज़्यादा आने लगते हैं, उस वस्तु की कीमत बढ़ने लगती है। और जब स्थानीय निवेशकों ने देखा कि इस समूह की कंपनियों में विदेशी निवेश आ रहा है, इसका मतलब ये कंपनी अच्छा प्रदर्शन कर रही है, इसका भविष्य अच्छा है और इसमें पैसा लगाने से उन्हें लाभ हो सकता है। और इसी सोच के साथ स्थानीय निवेशकों ने भी अडानी समूह की कंपनियों में निवेश करना शुरू किया, कंपनियों के शेयर खरीदने शुरू किए और इसके बाद कंपनियों के शेयरों की कीमत और बढ़ने लगी। फिर इसमें सरकारी संस्थाओं ने भी पैसे लगा दिए, भारतीय जीवन बीमा निगम ने भी अडानी समूह में काफ़ी पैसे लगा दिए। तो इस तरह से अडानी समूह में इतना निवेश आ गया कि कंपनियों के शेयरों की कीमत आसमान छूने लगी और इसका परिणाम ये हुआ कि कंपनियों का बाजार मूल्य काफ़ी बढ़ गया, जितना कि होना नहीं चाहिए। और जब अडानी समूह की कंपनियों का बाजार मूल्य काफ़ी बढ़ गया तो भारतीय स्टेट बैंक ने उसी मूल्य के आधार पर इस समूह को भारी भरकम ऋण भी दे दिए। तो चाहे भारतीय जीवन बीमा निगम हो या भारतीय स्टेट बैंक हो, ये दोनों सरकारी संस्थाएं हैं और इसमें पैसा किसका लगा हुआ है? हमारा और आपका पैसा है। और अगर ये पैसा डूबता है तो नुकसान किसका होगा? हमारा और आपका होगा, आम आदमी का होगा, देशवासियों का होगा। इसीलिए हमने शुरू में ही कहा था कि ये अडानी का मामला सिर्फ अडानी तक सीमित नहीं है, ये हमारे आपके हित से जुड़ा हुआ है। इससे हमारा और आपका हित प्रभावित हो रहा है, प्रभावित हो सकता है। इसलिए इस मामले की पूरी कहानी को जानना हर किसी के लिए आवश्यक है। तो बहरहाल हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार कथित तौर पर अडानी समूह में ये पूरा खेल चल रहा था और अगर इस तरह का कोई खेल चल रहा था तो सेबी की जिम्मेदारी थी कि वो इस खेल पर नज़र रखती, इसे पकड़ती, इसे रोकती और अगर वाकई में इसमें कुछ सच्चाई होती तो जो भी इसमें संलिप्त होता उसके खिलाफ कार्रवाई करती। मगर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार ये पूरा खेल चलता रहा, सेबी की आंख और नाक के नीचे चलता रहा, मगर इस संस्था ने इसके बारे में कुछ भी नहीं किया। लेकिन हिंडनबर्ग इस खेल पर बराबर नज़र रखे हुए था। उसे लगा कि इस समूह की कंपनियों के शेयर इतने तो नहीं बढ़ने चाहिए, जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ी चल रही है। और जब उसने इस मामले की गहन जांच पड़ताल की तो उसने पाया कि ये तो कृत्रिम रूप से अडानी समूह ने ही अपने पैसे खर्च करके अपनी ही कंपनियों के शेयरों के दाम बढ़ाने का काम किया है और ये अपने आप में निवेशकों के साथ बहुत बड़ा धोखा है, फ्रॉड है और कानूनी रूप से अपराध है। तो इस तरह से हिंडनबर्ग ने अडानी समूह के इस पूरे खेल का कच्चा चिट्ठा तैयार किया और उसे सार्वजनिक कर दिया। जैसे ही हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आई, शेयर बाजार में भूचाल आ गया। अडानी समूह की कंपनियों के शेयर धड़ाम हो गए
और रातों रात लाखों करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। इस मामले के सामने आने के बाद विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया। उसने इस पूरे मामले की जांच के लिए जेपीसी गठन की मांग की। सरकार ने विपक्ष की मांग को खारिज कर दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरा संसद सत्र अडानी मामले की भेंट चढ़ गया। हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट पर अडानी समूह की तरफ से भी प्रतिक्रिया आनी ही थी। अडानी समूह ने बाकायदा बयान जारी कर इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया, बेबुनियाद और निराधार बताया। और सबसे बड़ी बात कि उसने इस रिपोर्ट को भारत पर विदेशी हमला करार दिया। हंगामा चलता रहा, विपक्ष सरकार पर हमलावर बना रहा, मामले की जांच के लिए जेपीसी की गठन की मांग करता रहा, मगर सरकार ने विपक्ष की एक नहीं सुनी। जेपीसी के गठन की बात तो दूर, किसी भी एजेंसी से इस मामले की जांच कराने से सरकार ने इनकार कर दिया। बहरहाल इसी बीच किसी तीसरे पक्ष ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा दिया। यहां हम स्पष्ट कर दें कि सुप्रीम कोर्ट में जो ये मामला गया उसमें विपक्ष की कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि विपक्ष का मानना रहा है और आज भी है कि अगर इस मामले की जांच कोई कर सकता है तो वो सिर्फ जेपीसी ही कर सकती है, क्योंकि विपक्ष का मानना है कि इस मामले में किसी न किसी रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संलिप्त हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि देश में कोई भी ऐसी एजेंसी नहीं है जिसके पास ये अधिकार हो कि वो किसी मामले में प्रधानमंत्री से पूछताछ कर सके। ये अधिकार सिर्फ जेपीसी के पास ही है। इसीलिए विपक्ष मांग कर रहा है कि इस मामले की जांच के लिए जेपीसी का गठन किया जाए। और चूंकि सरकार ये चाहती नहीं कि प्रधानमंत्री से इस मामले में किसी तरह की पूछताछ की जाए, इसलिए वो विपक्ष की इस मांग को स्वीकार कर नहीं रही है। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने जिस व्यक्ति ने इस मामले को पहुंचाया उसने मांग की कि एक एसआईटी का गठन किया जाए और वो एसआईटी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस मामले की जांच करे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। मगर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित करने से इनकार कर दिया। उसने एक समिति गठित की और इस मामले की जांच की जिम्मेदारी सेबी को ही सौंप दी। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट का मानना ये रहा है कि चूंकि सेबी शेयर बाजार की शीर्ष विनियामक संस्था है, एक संवैधानिक संस्था है, स्वतंत्र संस्था है और इस तरह के मामलों पर नज़र रखने और उसकी जांच करने की विशेषज्ञता उसके पास है, इसलिए उसके ऊपर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं बनता। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सेबी ने अडानी मामले की जांच शुरू की और कुछ महीने के बाद उसने एक स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी। और उस स्टेटस रिपोर्ट में सेबी ने कहा कि ये तो पता चल रहा है कि बेनामी फंड से अडानी समूह में निवेश किए गए हैं, मगर उस बेनामी फंड में पैसा किसका है और उसका अंतिम लाभार्थी कौन है, ये पता नहीं चल पा रहा है। और इसे पता कर पाने में वो अपने आप को अक्षम पा रहा है। यानी कह सकते हैं कि एक तरह से सेबी ने इस मामले में अपने हाथ खड़े कर दिए और सेबी की उसी स्टेटस रिपोर्ट को अडानी समूह के लिए क्लीन चिट मान लिया गया। और उसके कुछ दिनों बाद सेबी ने हिंडनबर्ग रिसर्च को एक कारण बताओ नोटिस भेज दिया कि उसकी रिपोर्ट के कारण अडानी समूह के निवेशकों को जो नुकसान हुआ है और उसके एवज में उसने शॉर्ट सेलिंग के जरिए जो कमाई की है उसके लिए उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए। तो सेबी के इस कारण बताओ नोटिस के बाद हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी समूह पर अब ये दूसरी रिपोर्ट जारी कर दी है और इस रिपोर्ट में उसने सेबी प्रमुख माधवी बुश पर ही आरोप लगा दिया है कि वे स्वयं इस मामले में संलिप्त हैं। हिंडनबर्ग ने अपनी इस रिपोर्ट में कहा है कि जिन बेनामी फंड से अडानी समूह में निवेश किए गए हैं उन बेनामी फंड में माधवी बुश और उनके पति धवल बुश की भी हिस्सेदारी है। तो हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट के अनुसार अगर सेबी ने इस मामले की जांच में अपने हाथ खड़े कर दिए तो उसकी वजह यही है कि इस मामले में सेबी की प्रमुख माधवी बुश स्वयं संलिप्त हैं, क्योंकि यदि सेबी इस मामले की जांच को निष्कर्ष तक पहुंचाती तो जांच की आंच सेबी प्रमुख माधवी बुश और उनके पति धवल बुश तक भी जाती। और इसीलिए उसने अपनी स्टेटस रिपोर्ट में कह दिया कि इन बेनामी फंड्स में किनके पैसे लगे हुए हैं और इनका लाभार्थी कौन कौन है, इसका पता लगा पाने में सेबी
अक्षम है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि यदि ये बात पता होती कि उस फंड में किसका पैसा लगा हुआ है और उसका लाभार्थी कौन है, फिर इस मामले की जांच करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती। जांच करने की ज़रूरत तो इसीलिए न पड़ी क्योंकि ये पता नहीं है कि फंड में किन किन लोगों के पैसे लगे हुए हैं और उन पैसों का अंतिम लाभार्थी कौन है। और यही असली मामला है, यही असली मुद्दा है जिसे पता करना था, मगर सेबी इसे पता नहीं कर पाई। और अब हिंडनबर्ग ने अपनी दूसरी रिपोर्ट में ये बता दिया कि सेबी ऐसा क्यों नहीं कर पाई। हिंडनबर्ग ने अपने आरोपों के पक्ष में कुछ सबूत भी दिए हैं और माधवी बुच ने इस बात को स्वीकार भी कर लिया है कि उस बेनामी फंड में उन्होंने निवेश किए हैं, मगर वो निवेश उन्होंने तब किया था जब वो सिंगापुर में रहती थीं और तब उनका सेबी से किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं था। मगर यहाँ सवाल ये नहीं है कि माधवी बुच ने उस फंड में कब निवेश किया था, असल सवाल ये है कि उस फंड से अडानी समूह में कब निवेश किया गया। बहरहाल हिंडनबर्ग की इस नई रिपोर्ट पर, इस नए खुलासे पर हंगामा होना ही था। विपक्ष ने सरकार के खिलाफ एक बार फिर से हमले तेज कर दिए। उसने इस मामले की जांच के लिए जेपीसी गठन की मांग की, सेबी अध्यक्ष माधवी बुच के इस्तीफे की मांग की। दूसरी तरफ माधवी बुच ने भी इस मामले पर स्पष्टीकरण दिया, हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट को बेबुनियाद और निराधार बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि ये रिपोर्ट उनका चरित्र हनन करने की एक साजिश है। दूसरी तरफ सत्ताधारी दल बीजेपी की तरफ से भी बयान आया, उसने भी इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया, बेबुनियाद और निराधार बताया और इस रिपोर्ट को भारत की अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने की एक विदेशी साजिश करार दिया। इस रिपोर्ट पर अडानी समूह की तरफ से भी बयान आया और उसने भी बीजेपी की ही तरह इस रिपोर्ट को निराधार और बेबुनियाद बताया और भारत की अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने की एक विदेशी साजिश करार दिया। मगर इन सभी बयानों में, इन सभी स्पष्टीकरणों में उन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले जिन प्रश्नों को हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में उठाए हैं। तो जब तक उन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल जाते तब तक नहीं लगता कि ये मामला शांत होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस ने इसे एक बड़ा मुद्दा बनाने का निश्चय कर लिया है। कांग्रेस ने अडानी समूह के इस कथित घोटाले के खिलाफ 22 अगस्त को पूरे देश में एक साथ विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा कर दी है। अब देखना यह है कि इस मामले में ऊंट किस करवट बैठता है। तो ये रही अडानी मामले की पूरी कहानी। तो अब यदि इस पूरी कहानी को 4-5 पंक्तियों में समाप्त किया जाए तो अडानी समूह ने अपने शेयरों में धांधली की। हिंडनबर्ग रिसर्च ने इस धांधली को अपनी रिपोर्ट में उजागर किया। रिपोर्ट के आने के बाद विपक्ष ने सरकार पर हमले किए, मामले की जांच के लिए जेपीसी गठन की मांग की। सरकार ने विपक्ष की मांग को खारिज कर दिया। फिर किसी तीसरे पक्ष ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच की जिम्मेदारी सेबी को सौंप दी। सेबी ने इस मामले की जांच शुरू की और कुछ महीनों बाद उसने अपनी स्टेटस रिपोर्ट में कहा कि इस बात का तो पता चल रहा है कि बेनामी फंड से अडानी समूह में निवेश किए गए हैं, मगर उन बेनामी फंड में किनके पैसे हैं और उन पैसों का अंतिम लाभार्थी कौन है ये पता नहीं चल पा रहा है। और सेबी की इसी स्टेटस रिपोर्ट को अडानी समूह के लिए क्लीन चिट मान लिया गया। उसके बाद सेबी ने हिंडनबर्ग रिसर्च को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया और अब हिंडनबर्ग ने अपनी दूसरी रिपोर्ट में आरोप लगाया है कि इस मामले में सेबी प्रमुख माधवी बुच खुद संलिप्त है। माधवी बुच ने, अडानी समूह ने, सत्ताधारी दल बीजेपी ने इस रिपोर्ट को बेबुनियाद, निराधार बताया है और भारत की अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने की विदेशी साजिश करार दिया है। इस रिपोर्ट के आने के बाद विपक्ष एक बार फिर से सरकार पर हमलावर है, मामले की जांच के लिए जेपीसी गठित करने की मांग कर रहा है और अब कांग्रेस ने इस मामले के खिलाफ पूरे देश में 22 अगस्त को विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा कर दी है। तो इस तरह से अडानी मामले की पूरी कहानी को आसान भाषा में, सरल शब्दों में बताने और कहने की कोशिश हमने की है। हम अपनी कोशिश में कितना कामयाब हुए, अपनी राय से हमें अवगत कराएं, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और यदि हमारी ये कोशिश आपको ठीक लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, मित्रों परिचितों को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि जब भी हम अगला अपडेट और अगली कहानी लेकर के आएँ तो उसकी सूचना तत्काल आप तक पहुँच जाए। तो आज की सभा में फ़िलहाल इतना ही।
जल्द मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त।